हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग होती है। और अब तक आप लोगों ने पार्ट 1 में ये देखा था कि जो क्यों होती है वो जब रॉन्ग के कैबिन में इंटरव्यू देने के लिए आती है तो उसे मैक कहकर कहने लगती है, तुम सुबह सवेरे कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। और ये बताओ तुम्हारी चोट कैसी है जो अचानक से गायब हो गई थी। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें मैक दिखाई दे रहा हूँ, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और मेरा नाम रॉन्ग है। वो कहती है, क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि कल रात तुम मेरे घर आए थे? देखो ना, तुम्हारे शोल्डर पर चोट भी लगी थी जो अचानक से गायब हो गई थी। मैं डर भी बहुत गई थी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, तुम मेरा नाम बार बार क्यों बुला रहे थे? वो उसे याद दिलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रॉन्ग अपने प्रेजेंट में था, इसलिए उसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं होता है। अब रॉन्ग क्यों से कहता है, तुम्हारी बकवास अगर ख़त्म हो गई है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जॉब नहीं है। वो कहती है, कल रात मैंने तुम्हारी जान बचाई और उसके बदले में तुम मुझे जॉब भी नहीं दोगे? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? वो कहता है, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब वो कहती, ठीक है, मुझे तुम्हारी जॉब चाहिए भी नहीं, और फिर गुस्से में जा रही होती है। अब इसकी बातों को सुनकर रॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उसकी पावर शो हो जाती है, और अचानक उसके गुस्से से एक कांच का गिलास हवा में उड़कर सीधा क्यों के पीछे जाकर टूट गिरता है। और वो कहती है, तुमने मुझे कांच के गिलास से मारने की कोशिश की? वो कहता है, देखो ये मैंने नहीं किया, ये खुद से हो गया है। वो खुद से हवा में गया और तुम्हारे पीछे टूट गया। वो गुस्से में कहती है, ठीक है, और उसे पिलो फेंक कर मारकर ये कहती है, ये भी मैंने नहीं किया, ये भी हवा में उड़कर चला गया। और उसके बाद गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वहाँ पर फर्नीचर का सारा सामान पड़ा होता है, तो वो फर्नीचर के उस सामान को लात मारकर निकल जाती है। अगले दिन में रॉन्ग क्रित के पास जाता है और उसे मैक और क्यों के बारे में सब कुछ बता रहा होता है, और कहता है कि पिछले 10 सालों में मैक कभी वापस लौट कर नहीं आया था, लेकिन जब से 10 सालों के बीच में मैंने अपना ऑफिस और घर यहाँ पर शिफ्ट किया है, तब से कोई चीज़ है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके बहुत करीब आ चुका हूँ और मेरी कंडीशन बिल्कुल पहले की तरह हो गई है। तो क्रित कहता है, हो सकता है तुम्हें किसी चीज़ का स्ट्रेस हो जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए मैक को वापस आना पड़ा हो। और तुम्हारी कंडीशन DID के पेशेंट से जो सफ़र करते हैं उनसे काफ़ी अलग है, क्योंकि वो अगर कुछ करते हैं तो उन्हें वो चीज़ याद होती है प्रेजेंट में, बट तुम जब मैक बनते हो तो तुम क्या करते हो, तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी प्रेजेंट में याद नहीं होता है। उसके बाद क्रित उसे ये कहता है कि तुम्हारी पावर ऐसी है कि तुम्हारे गुस्से में चीज़ें फ्लाई होने लगती हैं। और इस वीडियो में देखो, इस वीडियो में जो इंसान चीज़ों को फ्लाई करता है वो उस पर कंट्रोल करना भी जानता है, लेकिन तुम उस पर कंट्रोल करना नहीं जानते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी इस पावर को कंट्रोल में लाना होगा ताकि तुम अपने पावर पर खुद का कंट्रोल कर सको। वो कहता है, ठीक है, लेकिन मैं आखिर ऐसा क्या करूं? तो क्रित कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें क्यों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि तुम्हारी इमेजिनेशन के साथ अगर कुछ होता भी है तो तुम आगे क्यों की मदद से उसे समझने की कोशिश कर सको। आगे क्यों अपने दोस्तों को रॉन्ग के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि वो बिल्कुल मैक की तरह था। तो उसके दोस्त मैक पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें कांच का गिलास फेंक कर मारने की, और उसके बारे में बुरा बुरा बोलने लगते हैं। तो वो कहती है कि मैक और रॉन्ग की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। रॉन्ग तो बिल्कुल शैतानों की तरह बात कर रहा था और मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगी। तो वहीं कौन को दिखाया जाता है जो एक क्लब में सिंगिंग कर रहा होता है। उसकी सिंगिंग से वहाँ की सारी लड़कियाँ इंस्पायर्ड हो जाती हैं और फिर उसके करीब जाने की कोशिश करने लगती हैं। बट इतने में एक लड़की उसके एकदम ही क्लोज जाकर खड़ी हो जाती है और बाकी सारी लड़कियों को उससे दूर कर देती है। अब ये उसे लेकर बाहर जैसे ही निकलता है तो उस लड़की का रियल बॉयफ्रेंड उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो उसे देखकर कौन को कहती है, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो, चलो मुझसे दूर हट जाओ, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कौन के साथ देख लिया था। अब इतने में उसका बॉयफ्रेंड कौन को मारने जा रहा होता है तो कौन उसका हाथ पकड़कर झटक देता है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इतने में ही उस लड़की के साथ और भी लड़के आ जाते हैं कौन से लड़ने के लिए। तो कौन डर के मारे वहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब कौन के पीछे वो सारे लड़के भी भागने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तभी वो एक जगह पर छुप जाता है। अब उसी क्लब में नी भी आ रही होती है पार्टी करने के लिए। वो कॉल पर बात करते हुए सामने जा रही होती है, लेकिन तभी कौन उसे अपनी तरफ घसीट लेता है और खुद की जान बचाने के लिए डायरेक्ट उसे किस करने लगता है। अब वो लड़के किस करता हुआ देख कपल वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद नी उसकी बाहों से हटती और कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, और डायरेक्ट जोरदार एक थप्पड़ मारती है। तो वो कहता है, देखो मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे थे, बस मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें किस किया हूँ। और फिर नी को सॉरी बोल देता है। नी उसको कहती है, क्या मैं तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी हूँ जो तुमने मुझे किस कर लिया? तो वो कहता है, ओह गलत मत समझना मुझे, तुम मेरे टाइप की नहीं हो और मैंने तुम्हें किस किया वो भी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और फिर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद नी कहती, एक तो उसने मुझे किस किया और ऊपर से मेरी इंसल्ट भी किया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, दोबारा मेरे सामने अगर आए ना तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। अब अगले सीन में क्यों को दिखाया जाता है जो कि न्यूज़पेपर में अपने लिए जॉब ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है और उसे रॉन्ग की सेक्रेटरी कॉल करके ये कहती है कि तुम्हारा इंटरव्यू
लेने के लिए बॉस तुम्हें वापस से बुला रहे हैं। इवन वो तुम्हें जॉब पर इस बार पक्का रखने वाले हैं और तुम्हारी सैलरी भी तुम्हारे हिसाब से देंगे। वो जॉब पर आने के लिए मना करती है और कहती है अपने बॉस को कह दो कि वो भाड़ में जाएं और उनकी जॉब भी भाड़ में चले जाए। तो उसके बाद रॉन्ग जब ये सब कुछ सुनता है तो वो मोबाइल सेक्रेटरी से लेकर ये कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मुँह मांगा सैलरी दूंगा और तुम्हें काम भी बहुत अच्छे से दूंगा। तो वो कहती है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा काम, अपना काम अपने पास रखो। तो वो कहता है कल जब तुम यहाँ से बाहर गई तो तुमने मेरा फर्नीचर का बॉक्स जो है लात मारा, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हो गया है और अगर तुम जॉब पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर पर पुलिस भेजकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। वो कहती है मुझे तुम्हारी जॉब नहीं चाहिए, समझे तुम, इसलिए अपनी जॉब अपने पास रखो। तो वो कहता है ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम नहीं आई तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाएगी और अगर तुम आ गई तो मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। और फिर कॉल कट कर देता है। रॉन्ग ने जानबूझकर क्यों को जॉब देने का फैसला किया था क्योंकि वो उससे अपनी इमेजिनेशन वाली बीमारी को दूर करना चाहता था। तो वहीं क्यों जो है अब काफ़ी डिप्रेशन में होती है और अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताकर कहती है कि क्या उसे जॉब पर जाना चाहिए। तो पू कहता है मुझे उसके इरादे कुछ नेक नहीं लगते, पहले उसने तुम्हें रखा नहीं और बाद में खुद कॉल करके तुम्हें बुला रहा है। वो कहती है मुझे भी कुछ गड़बड़ी लगती है और आई थिंक मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर उसने पुलिस भेज दिया तो मैं अरेस्ट हो गई तो पू कहता है तुम ये सब कुछ छोड़ो ना। तो वो कहती है मुझे जाना होगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि क्यों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वो बार बार सेक्रेटरी को कॉल करके पूछता कि क्या वो आई। तो वो कहती नहीं, वो अभी नहीं आई है। वो कहता है जैसे ही वो आएगी उसे मेरे कैबिन में भेज देना। इतने में सामने से सेक्रेटरी देख लेती है कि जो क्यों है वो आ रही है, तो वो कॉल करके बता देती है। तो वो कहती है तुम चलो, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। अब क्यों को जो है वो कैबिन में छोड़ देती है। वो जैसे ही जाती है सबसे पहले बैठ जाती है। तो रॉन्ग उससे कहता है क्या मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा, चलो खड़ी हो जाओ। तो वो खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो कहता है चलो आप बैठ जाओ, मैंने तुम्हें बैठने के लिए बोल दिया ना तो तुम अब बैठ सकती हो। फिर वो बैठ जाती है और कहती तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो वो कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर जॉब देने के लिए बुलाया है। फिर रॉन्ग उससे कहता है अच्छा ये बताओ तुम रहती कहाँ हो और क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड हुआ भी तो उससे मेरा काम का क्या कनेक्शन है, मुझे तो काम करना है ना, और वैसे भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो रॉन्ग उससे कहता है ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया है और तुम्हें जॉब मिल गई है, तुम कल से जॉब पर आ सकती हो। उसके बाद क्यों चली जाती है। अब जब नेक्स्ट डे वो अपनी जॉब पर आती है तो सारे सेक्रेटरी उसे काम समझा रही होती है और बताती है कि उसे कैसे काम करना है, लेकिन रॉन्ग जो है दूर से खड़ा बस उसे ही देख रहा होता है। अब लंच टाइम में जब क्यों अपना लंच कर रही होती है तो सामने से एक एम्प्लॉय उससे ये कहती है क्या तुम सर को पहले से जानती हो। वो कहती नहीं। तो वो एम्प्लॉय कहती है पता नहीं क्यों जब से तुम काम कर रही हो ना सर तो बस तुम्हें ही देखे जा रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि सर ने तुम्हें अपने केबिन में बुलाया है तो तुम जाकर उनसे मिल लो। वो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो जैसे ही रॉन्ग के केबिन में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर वो बहुत सारा लंच लेकर बैठा हुआ है। तो वो कहता है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लंच करो और ये भी तुम्हारी जॉब का एक वर्क है, इसलिए बैठो और करो। क्यों उसके साथ लंच तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये उसकी जॉब का एक वक्त है इसलिए उसे बैठना पड़ता है। उसके बाद वो उसे सर्व करता है। अब क्योंकि क्यों तो भूखी होती है इसलिए वो फटाफट खाना स्टार्ट कर देती है, बट जो रॉन्ग होता है वो खाना स्टार्ट नहीं करता। अब जो है जैसे ही उसका लंच ख़त्म होता है तो वो देखती है कि सामने की टेबल पर बैठकर जो है रॉन्ग सो गया है। तो वो कहती है इसे कितनी नींद आती है, ई सुनो, उठो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अब अचानक उसकी आँख खुल जाती है और वो कहता है पिछले 2 रातों से मैं सोया नहीं हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं चाहता हूँ कि इस काउच पर तुम मेरे साथ बैठी रहो और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखूँ। तो वो कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या। वो कहता है ये तुम्हारा काम का ही एक हिस्सा है और फिर वो वहीं पर बैठ जाती है। उसके बाद वो कहता है चलो मुझे जगाओ मत, सोने दो। वो कहती ठीक है सो जाओ। अब वो सो जाता है। उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो उसे घर ड्रॉप करने जाता है। तो वो कहता है तुम्हारे घर का रास्ता क्या है मुझे बताओ। वो कहती तुम भी अजीब इंसान हो, पहले तुम मेरे घर आ चुके हो और अब तुम मुझसे रास्ता पूछ रहे हो, क्या तुम्हें सच में रास्ता नहीं पता है। वो जैसे तैसे करके उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। तो वो कहती है चलो ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो रॉन्ग उससे कहता है क्या सच में मैं तुम्हारे घर पर आया था। वो कहती है ऑफ कोर्स, मुझे क्या पड़ी है तुम्हें झूठ बोलने की। तो वो कहता है ठीक है नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ बनकर तुम्हारे घर पर आऊँ तो मेरी अच्छे से केयर करना, और हाँ पिछली बार तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ सो गया था तो तुम मेरे साथ मत सोना, थोड़ी सी दूरी बनाए रखना। वो कहती ओह तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ सेट हो जाऊंगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, चलो निकलो यहाँ से। रॉन्ग अपनी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर रहा होता है क्योंकि उसने जिस एम्प्लॉय को फायर किया था उसने कंपनी में काफ़ी घोटाले किए थे और उसका नाम नोंग था। अब इसी जगह पर हमें एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम चैंपेंग होता है और चैंपेंग रॉन्ग की गर्लफ्रेंड होती है। अब जो रॉन्ग होता है वो कंपनी में इतने सारे लॉस को देखकर उस एम्प्लॉय नोंग पर भड़क जाता है। तो वो कहती है कि देखो वो हमारा रिलेटिव्स है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी इस तरह से इंसल्ट करो क्योंकि अगर तुम इंसल्ट करोगे तो हमारे ख़ानदान की भी बेइज्जती होगी। तो कहता है कि नोंग ने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है,
वो कहती ठीक है, जैसे तैसे तुम मामला सॉर्ट आउट कर लो। अब चैंपियन की ये सारी बातें सुनकर रॉन्ग को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, तो वो उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इसे फायर भी ना करो और उसे कंपनी में वापस जॉब पर रख लो, क्योंकि वो हमारा रिलेटिव्स है। तो वो कहता है वो तुम्हारा रिलेटिव्स है, मेरा नहीं, और अगर कोई मेरे साथ फ्रॉड करेगा तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। गुस्से में वो वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ जो क्यों होती है वो उसके कैबिन में जैसे ही पहुँचती है तो देखती है कि वो बेहोश पड़ा हुआ है। वो उसे देख कर डर जाती है और कहती है बॉस अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। इतने में वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है। वो कहती है क्या इसकी सांसें चल रही है, क्या ये जिंदा है, और उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। वो फटाफट एम्बुलेंस बुलाती है। अब रॉन्ग को चेक करने के बाद डॉक्टर नी और चैंपियन को ये बताता है कि वो काफ़ी स्ट्रेस में था और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी नींद कुछ दिनों से पूरी नहीं हुई, बस इसीलिए वो बेहोश हो गया है। नी रॉन्ग को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है और डॉक्टर से कहती है क्या हम उससे मिल सकते हैं। डॉक्टर कहता है ऑफ कोर्स आप लोग जाकर कैबिन में मिल सकते हैं। अब वो लोग जैसे ही रूम में पहुँचते तो देखते हैं कि वहाँ पर तो रॉन्ग है ही नहीं। तो वो गया तो गए कहाँ, बेड भी पूरा खाली है। वो लोग अगल बगल के रूम में भी चेक करते हैं बट रॉन्ग तो वहाँ होता नहीं है। अब ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर रॉन्ग गया तो गया कहाँ। तो वहीं क्यों जो है अपनी फ्रेंड यूई से बातें कर रही होती है कि इतने में यूई कहती तुम्हारे पीछे कोई है, पलट कर तो देखो। वो देखो, जैसे ही वो पलटती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मैक आया हुआ था और वो अपने हाथों में फ्लावर लिया होता है। वो कहती है रॉन्ग, लेकिन रॉन्ग तो अपने पास्ट में जा चुका था, इसलिए वो मैक की तरह बिहेव करने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूँ। और यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यों को पहले ही किसी ने फ्लावर ऑफर किया था और वो कोई और नहीं बल्कि मैक ही था। अब प्रेजेंट का सीन आता है और उसके बाद वो उसके कानों के पास फ्लावर लगा देता है और कहता है क्या हो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतने में पू देख लेता है और सीधा आकर वो मैक को एक लात मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने के लिए। अब मैक को गुस्सा आ जाता है और वो सामने पड़ा हुआ डंडा उठा लेता है और पुराने ज़माने की तरह उस डंडे को गोल गोल घुमाने लगता है और फिर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इन दोनों की फाइट हो ही रही होती है, लेकिन मैक जो होता है उसका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज होता है। नी जो है वो क्रित से बहुत प्यार करती थी, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम में जब वो फंसती है तो सीधा क्रित के पास ही जाती है और उसे अपने भाई के गायब होने की खबर देती है। क्रित उसे शांत कराता है और कहता है जस्ट काम डाउन, तुम्हारा भाई मिल जाएगा। नी अपने भाई को लेकर इसलिए ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो उसकी कंडीशन के बारे में सब कुछ जानती थी। अब क्यों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को शांत कराकर बैठाती है। उसके बाद वो कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। कि तभी जो यूवी होती है वो सीधा जाकर रॉन्ग के पास लाइन मारने लगती है और उसे मैक मैक कर बुलाने लगती है। तो वो कहता है यूई क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इतने छोटे ड्रेस पहनकर, वो भी मेरे पास बैठी हो। तो वो उठकर वहाँ से चली जाती है। अब जो पू होता है और क्यों वो लोग देखकर उसे हैरान होते हैं कि ये वापस से मैक कैसे बन गया। वो कहता है तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैक कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो वो कहती है तुम दोनों एक दूसरे से बात करना बंद क्यों नहीं करते थे। अब उसके बाद दिखाया जाता है अगले सीन में कि वो बैठकर आलू को आग पर भून रहा होता है, वो भी बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह। उसके बाद वो क्यों से कहता है क्या हो तुम्हें ये बहुत पसंद है ना, मैं ये तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। अब सारे लोग उसकी हरकत को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मैक जो है वो पुराने ज़माने के लोगों की तरह हरकत कर रहा होता है। इतने में जो पू होता है उसे एक बुढ़ा दिखाई देता है जो कि वो भुने हुए आलू को खा रहा होता है। तो वो कहता है अब ये बुढ़ा कौन है। तो वो कहता है ये बुढ़ा कोई और नहीं बल्कि गोश्त है और मैंने इसे ये आलू भून कर दिया है। वो बुढ़ा हंस हंस कर खा रहा होता है, लेकिन तभी पू उसे देख कर डर जाता है कि वो एक घोस्ट है और इतने में वो बुढ़ा वहाँ से गायब हो जाता है। क्यों मैक को कहती है कि तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। अब मैक वहाँ से चला जाता है, लेकिन पू को वो बुढ़ा अभी भी नजर आता है और वो अचानक उसे देख कर डर जाता है कि ओ माई गॉड ये मुझे ही क्यों नजर आ रहा है, और दौड़कर वहाँ से चला जाता है।